आपको बता दें, मन की बात कार्यक्रम को आज पीएम संबोधित करेंगे, जिसके जरिए वे देश की जनता के नाम अपना संदेश देंगे। तो बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का आज 78वां संस्करण है। पीएम मोदी सुबह 11 बजे देशवासियों के साथ मन की बात साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का यह अब तक का 78वां और जबकि मोदी सरकार 2.0 का यह 25वां संस्करण होगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी छठी कार्यक्रम को संबोधित करने जा रहे हैं और इस बीच ये कार्यक्रम काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री आज कोरोना महामारी डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीनेशन को लेकर अपनी बात रख सकते हैं। साथ में संभावित तीसरी लहर से बचने का मंत्र भी देशवासियों को दे सकते हैं। प्रधानमंत्री आज कार्यक्रम में कोरोना से निपटने के तरीकों, रोकथाम के उपायों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। जनता के सुझावों और अपने विचारों को भी आपके सामने रख सकते हैं और इसी के अलावा पीएम मोदी देश की जनता से खास अपील कर सकते हैं। बताते चले ये भी कि पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए जनता से उनके विचार और सुझाव भी मांगे थे। और राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं। राजधानी में कोरोना में मामलों में रिकॉर्ड आ रही है। तो यहां जिस तरीके से गिरावट दर्ज की जा रही है, लगातार पहले मामले बढ़ रहे थे, अब फिलहाल यहां पाबंदियों में छूट दे दी गई है। नए मामलों में आ रही गिरावट देखने के बाद दिल्ली में अनलॉक 5 का ऐलान कर दिया गया है और इसी के साथ ही जिम, योग संस्थानों को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। मैरिज हॉल, होटल, बैंकेट हॉल में अधिकतम 50 लोगों के शादी समारोह आयोजित करने की छूट दी गई है। हालांकि घर और कोर्ट में शादी समारोह के दौरान अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। और यहां अनलॉक 5 के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने छूट का प्रावधान जारी कर दिया है और ऐसे में कई जरूरी ऐलान भी किए गए हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर किसी भी जगह पर कोविड नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी की धाराओं के तहत दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये आदेश सोमवार सुबह 5 बजे से 5 जुलाई तक के लिए जारी कर दिया गया है। हालांकि यहाँ सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क, थिएटर खोलने की इजाजत सरकार ने अभी नहीं दी है और इन पर भी प्रतिबंध जारी रह सकता है। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि स्विमिंग पूल, स्पा सेंटर को लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है और ऐसे में यहाँ आगे भी प्रतिबंध जारी रह सकता है। जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में आज सुबह धमाके से हड़कंप मच गया। धमाके के तुरंत बाद पुलिस समेत फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। बाद में बम निरोधक दस्ता भी धमाके वाली जगह पर पहुंच गए। फिलहाल फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है और इससे पहले की बात करें तो शनिवार को श्रीनगर के बर्बर शाह में सीआरपीएफ पार्टी के ग्रेनेड से हमला हुआ था और इस ग्रेनेड हमले में 3 नागरिक घायल हो गए थे, जिसको तुरंत इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और इस हमले में एक नागरिक की मौत भी हो गई थी। बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि अधिकारियों ने यहाँ ये बताया कि काल खुद पुलिस थाना अंतर्गत बर्बर शाह क्षेत्र में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक संयुक्त दल पर शाम 6 बजे के आसपास ग्रेनेड फेंका। अधिकारियों ने यहाँ ये जानकारी दी कि ग्रेनेड सड़क किनारे फट गया है और जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर पुडुचेरी विधानसभा की बात करें तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 1 महीने से भी ज्यादा समय बाद यहाँ अधिकार और रविवार को एन रंगासामी के नेतृत्व वाले गठबंधन मंत्रिमंडल के 5 विधायकों को उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन की तरफ से मंत्रियों के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 2:30 पर उपराज्यपाल कार्यालय और निवास राजनिवास के सामने होगा। बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि रंगासामी और ऐसे में उनको ये जानकारी दी गई और आपको ये भी बता दें कि रंगासामी सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज होने वाला है। पुडुचेरी मंत्रिमंडल का विस्तार भी आज होएगा। आपको बता दें कि 40 साल बाद कोई महिला आज मंत्री बनेगी। पुडुचेरी मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रंगासामी सरकार के मंत्रिमंडल का आज शपथ ग्रहण समारोह है और ऐसे में ये जानकारी भी असम से सामने निकल कर आई। और कोरोना की रोकथाम के लिए असम सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जो कि सोमवार से लागू होंगे। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक संशोधित और
समेकित निर्देश जारी कर दिया है। तो यहाँ इसमें जिलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के निर्देश शामिल हैं। यह आदेश 28 जून 2021 को सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि कुछ जिलों में पिछले 7 दिनों में पॉजिटिविटी रेट दूसरों की तुलना में ज्यादा है और यहाँ केस लोड भी इसी के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उच्च पॉजिटिविटी रेट की बात कर ले तो यहाँ जिले उपखंड हैं। वहीं सुधार दिखाने वाले जिलों में कामरूप, दक्षिण सलमारा, माजुली, बोंगाईगांव और चिरांग, उदलगुरी, पश्चिमी कार्बी, आंगलोंग, दीमा हसाऊ, चराईदेव और हेलाकांडी इसमें शामिल है। और वहीं तमिलनाडु की बात कर रहे थे। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्हें अगले महीने होने वाले इस खेलों में रजत पदक जीतने वाले राज्यों के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए देने का यहाँ ऐलान किया है। इस बीच ये भी बताते चले कि नगद पुरस्कार की भी घोषणा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो वैश्विक प्रतियोगिताओं में अपनी अलग पहचान बनाते हैं। नगद पुरस्कार सरकार की ओर से दिए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक का एक आयोजन 1 साल के लिए विलंब से 23 जून से शुरू होगा। बताया जा रहा है कि 23 जुलाई से इस कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा, जहां नेहरू स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए एक विशेष टीकाकरण और शिविर का उद्घाटन करने के बाद स्टालिन ने यहां ये भी कहा कि हमेशा खेलों को समर्थन और प्रोत्साहन देगी हमारी सरकार। और कोरोना संकट के बीच बीते दिनों भारत सरकार की वैक्सीन खरीद नीति की सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना की थी। इस बीच शनिवार को दाखिल एक ताजा हल्फनामे की बात करें तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि उसकी टीकाकरण खरीद नीति अब बदल दी गई है। दरअसल यहां कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीनेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट का विवरण देते हुए हल्फनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र ने हल्फनामा में स्वीकार किया है कि वैक्सीन मिलने में दिक्कतों के कारण खरीद नीति बदल दी गई है। यहां कोर्ट ने दाखिल हल्फनामे में केंद्र सरकार ने माना कि सरकार को वैक्सीन खरीद नीति बदलनी पड़ी क्योंकि राज्यों और छोटे निजी अस्पतालों को वैक्सीन हासिल करने में दिक्कत हो रही थी। वहीं केंद्र सरकार ने अपने हल्फनामे में तीसरे चरण में वैक्सीन की खरीद के लिए 50-50 कोटे की अनुमति देने के निर्णय को सही ठहराया है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि भारत का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही स्वास्थ्य देखभाल के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर है और न ही सरकारी अस्पतालों पर निर्भर। और दिल्ली सरकार की बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों के संचालन और क्रियान्वयन को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसमें दिल्ली के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में नर्सरी से 12वीं कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए एक्शन प्लान की रूपरेखा निर्धारित की गई। ऑनलाइन सेमी ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं शुरू होंगी। उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि महामारी की स्थिति सामान्य होने तक स्कूल बंद रहेगी, लेकिन यहां ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन विधियों को प्रयोग में लाते हुए शिक्षकों और छात्रों के बीच जुड़ाव जल्द दोबारा शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जारी किया और कहा कि महामारी की शुरुआत के साथ विद्यार्थियों की पढ़ाई का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इस साल हमें न केवल बच्चों के लर्निंग गैप को कम करना है और इस बीच बल्कि इमोशनल सपोर्ट देने की भी बच्चों को जरूरत है। साथ ही विद्यार्थियों को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए दोबारा मानसिक रूप से तैयार करने की भी बेहद जरूरत है। आपको बता दें, दिल्ली में बंद रहेंगे स्कूल क्योंकि जिस तरीके से महामारी का कहर बढ़ रहा था, जब तक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक स्कूल बंद रखेंगे। तो यहाँ मीनू इस बीच बड़ी जानकारी ये भी दी गई कि यहाँ जिस तरीके से महामारी लगातार बढ़ रही थी, हालांकि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति जब तक ठीक नहीं होती स्कूल तब तक बंद रखे जाएंगे। ये बड़ी जानकारी और बयान मनीष सिसोदिया ने जारी किया है क्योंकि यहाँ 2021-22 को 3 चरणों में बांटा गया है। जिस तरीके से हालात पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, तटीय उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो यहाँ आपको बता दें कि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें, मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और धूल भरी आंधी के आसार जताए जा रहे हैं।
तो यहाँ भारत मौसम विभाग ने यहाँ ये जानकारी दी कि उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश के लिए अभी कम से कम 1 और हफ्ते का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।